अकाउंटिंग इक्वेशन। लिखिए इसका अर्थ। लेखांकन समीकरण संपत्ति, दायित्व व पूंजी के मध्य एक संबंध है जिसके अनुसार संपत्तियों का योग सदैव दायित्व व पूंजी के योग के बराबर रहेगा। व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन एक संबंध है किसी भी संस्था की संपत्ति, दायित्व और पूंजी के मध्य। अकाउंटिंग इक्वेशन इज द रिलेशन बिटवीन असेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन, लेखांकन समीकरण संपत्ति, दायित्व, पूंजी के मध्य एक संबंध है जो बताता है कि संस्था की संपत्तियां सदैव दायित्व और पूंजी के बराबर रहेगी। इट मींस जितनी ऑर्गेनाइजेशन की असेट है, लायबिलिटी और कैपिटल का टोटल भी हमेशा बराबर ही रहेगा। अगर मैं कहता हूं कि संस्था की संपत्तियां 1 लाख है, तो इन दोनों का योग भी हमेशा कितना रहेगा? 1 लाख। इनमें कभी अंतर नहीं आ सकता है। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? लेखांकन समीकरण एक संबंध है संपत्ति, दायित्व एवं पूंजी में, जो ये बताता है कि किसी भी लेन देन को दर्ज करने के बाद, किसी भी लेन देन को रिकॉर्ड करने के बाद अंतिम रूप से संपत्तियों का योग दायित्व और पूंजी के बराबर रहेगा। अब इस समीकरण में यह हो सकता है कि संपत्तियां 1 लाख हो, दायित्व 0 हो, कैपिटल 1 लाख हो, या यह भी हो सकता है दायित्व 1 लाख हो और कैपिटल 0 हो, या यह भी हो सकता है कि ये 10,000 हो और ये 90,000 हो, या यह भी हो सकता है कि ये 90,000 हो या ये 10,000 हो। संबंध कैसे भी हो सकता है, लेकिन अंतिम रूप से ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। आप लेन देन को दर्ज करेंगे, लेन देन को दर्ज करने के बाद हमेशा ये इक्वेशन कैसी रहेगी? सेटिस्फाई। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्या ये बात आपको समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई? अब एग्जाम में इसका क्वेश्चन कैसा बनता है सर? पहले तो इस समीकरण को लिखो, फिर इससे संबंधित सवाल बताता हूं। एक और पॉइंट इसमें लिखें, लेखांकन समीकरण लेखांकन समीकरण डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, दोहरा लेखा अवधारणा पर आधारित है। तीसरा लिखिए, लेखांकन समीकरण को चिट्ठा समीकरण भी कहते हैं। देखिए थ्योरी में ये 3 पॉइंट
आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये इक्वेशन ही पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए। दूसरा पूछता है कि ये कौन सी अवधारणा पर आधारित है, तो जवाब देंगे दोहरा लेखा अवधारणा, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। अब ये डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या होता है, इसके लिए हम सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे, लेखांकन की अवधारणाएं एवं मान्यताएं, वहां पढ़ाऊंगा, यहां बस इसको याद रखें। और तीसरा ये पूछा जाता है कि लेखांकन समीकरण को अन्य किस नाम से जानेंगे, तो जवाब चिट्ठा समीकरण। ये थ्योरी में बनता है। पहले पॉइंट से क्या पूछेगा, इक्वेशन, दूसरे पॉइंट से क्या पूछेगा, कंसेप्ट का नाम, और तीसरे पॉइंट से क्या पूछेगा, अन्य नाम। ठीक है, अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चंस की तरफ कि एग्जाम में अगर प्रैक्टिकल बनाया तो कैसे। लिखिए, 5 लाख रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। 5 लाख रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। पांच लाख रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। लेखा समीकरण में, लेखांकन समीकरण में प्रभाव वित्त होगा। ऑप्शन नंबर 1 संपत्ति व दायित्व, संपत्ति व पूंजी, संपत्ति व संपत्ति, दायित्व व पूंजी। सवाल है 5 लाख रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, लेखांकन समीकरण में प्रभावित होगा संपत्ति व दायित्व, संपत्ति व पूंजी, संपत्ति व संपत्ति और दायित्व व पूंजी। अब इसमें जो लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में अकाउंटों को ढूंढना जानते हैं वो आसानी से जवाब दे सकते हैं। ठीक है, देखिए 5 लाख रुपए लगाकर यदि आप व्यापार प्रारंभ करते हैं तो व्यापार में 5 लाख के रूप में क्या आएगा। यदि आप 5 लाख रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ करते हैं तो व्यापार में क्या आएगा, 5 लाख के रूप में क्या आएगा, नगद। तो एक अकाउंट तो कौन सा हो गया, नगद। बताइए, मालिक अगर व्यापार को प्रारंभ करता है तो उसके द्वारा लगाया गया पैसा क्या कहलाता है। परिभाषाएं पढ़ी है आप लोगों ने। मालिक अपने व्यापार में जो पैसा लगाए उसको क्या कहते हैं, पूंजी। तो एक अकाउंट कौन सा रहेगा, कैपिटल। मालिक ने अपने व्यापार में नगद लगाया तो व्यापार में नगद आएगा। बताइए इससे नगद प्रभावित होगा या नहीं होगा। इस नगद को लगाने वाला व्यक्ति कौन है, स्वामी। स्वामी यदि व्यापार में पैसा लगाए तो रिकॉर्ड किस नाम से बनेगा, कैपिटल। तो दो अकाउंट कौन कौन से हो गए, कैश और कैपिटल। कैश को आपने किसके रूप में पढ़ा है, संपत्ति, और दायित्व एक अपने आप, कैपिटल अपने आप में एक सेपरेट अकाउंट है। तो इसमें कौन कौन से खाते आए, तो जवाब कौन सा बैठेगा। क्या ये बात आपको समझ में आती है। इसीलिए मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं कि जो मैंने पढ़ाया उसको घर जाके पढ़ा क्या आपने, क्योंकि जब तक आप उसको नहीं पढ़ेंगे ये सब साफ है। मैं अपनी तरफ से पूरी गड्डी खट्टी करवा दूं नोट्स बना के, किसी काम की नहीं है अगर घर जाके आपने चीजों को नहीं पढ़ा तो। डेफिनेशंस आपको नहीं पता है, चीजें आपको नहीं पता है, आप कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। और जो शब्दावली वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया वोकेबलरी, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तभी आपको प्रैक्टिकल वाली चीजें या अकाउंटिंग की लैंग्वेज समझ में आएगी, नहीं तो बात ही समझ में नहीं आएगी। बोलिए क्या ये आपको समझ में आया। अब बात कर रहे हैं उस पर अपन। अब इसी में दूसरा ऑप्शन बनता है, समीकरण में प्रभाव, समीकरण में क्या प्रभाव पड़ेगा, लेखांकन समीकरण में क्या प्रभाव पड़ेगा। और ऑप्शन देगा संपत्ति वृद्धि, पूंजी कमी,
संपत्ति वृद्धि, दायित्व वृद्धि, संपत्ति वृद्धि, पूंजी वृद्धि, संपत्ति कमी, पूंजी कमी, ये चौथा ऑप्शन है। ठीक है, अब ये प्रभाव के आधार पर आपसे पूछ रहे हैं कि बढ़ेगा या कम होगा। अब आप बताएं जरा, व्यापार में व्यापारी ने पैसा लगाया तो व्यापार में नगद आएगा कि जाएगा? आएगा। अब अगर व्यापार में नगद आएगा तो व्यापार की संपत्ति बढ़ेगी। स्वामी ने व्यापार में पैसा लगाया है तो इससे स्वामी का व्यापार में इन्वेस्टमेंट, विनियोग बढ़ेगा या कम होगा? तो हम कहेंगे इसकी वजह से व्यापार की संपत्तियां भी बढ़ेगी और पूंजी भी बढ़ेगी। संपत्ति क्यों बढ़ रही है? क्योंकि व्यापार में नगद आया। और पूंजी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि मालिक का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। अच्छा, आप यूं समझ लो कि ये पैसा मालिक की जगह किसी बैंक ने आपको उधार दिया। अगर बैंक आपको पैसे उधार देगा तो आपके पास पैसा आएगा, तो आपके पास जो पैसा पड़ा है, जो नगद पड़ा है या जो बैंक बैलेंस है, वो बढ़ेगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अब सेम टाइम पर बैंक ने आपको पैसा उधार दिया है तो उससे आपकी उधारी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी ना। तो यहां उधार देने वाला कौन हो गया? मालिक। तो मालिक अगर उधार देता है तो क्या नाम देते हैं? कैपिटल। तो हम कहेंगे पूंजी बढ़ेगी और संपत्ति भी बढ़ेगी। जवाब क्या बैठेगा? सी। ठीक है, क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ये सीए फाउंडेशन का क्वेश्चन है, वहां लगाता है उसको, और ये आप लोगों के भी इजीली बनता है। इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ प्रभावी तो देखना है। बोलिए, कर सकते हैं? बैठी मेरी बात समझ में? और प्रैक्टिस करेंगे ऐसा नहीं है, मैंने आपको बेसिक सी बात समझाई है। अच्छा, अकाउंटिंग करने के लिए एक चीज आप हमेशा अपने माइंड में फिक्स रखें, अकाउंटिंग हमेशा किसके दृष्टिकोण से होती है? व्यापार। अकाउंटिंग करने के लिए आपका जो एंगल रहेगा वो हमेशा कौन सा रहेगा? बिजनेस। खुद को क्या मानेंगे? व्यापार। दूसरी बात, अकाउंटिंग करने के लिए व्यापार और व्यापारी को भी अलग अलग माने। अकाउंटिंग करने के लिए बिजनेस और बिजनेसमैन को कैसा माने? अलग अलग माने। जैसे कोई व्यक्ति व्यापार को उधार देता है, उसी प्रकार से हम अकाउंटिंग करते वक्त मालिक को भी क्या मानते हैं? बाहर का व्यक्ति। तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीजों का स्पेशली ध्यान रखना है। पहला, अकाउंटिंग हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, और दूसरा, अकाउंटिंग करते वक्त व्यापार और व्यापारी को अलग मानना है। अगर व्यापारी भी व्यापार के साथ कोई लेन देन करेगा तो हमें उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करना है। समझ गए मेरी बात? मैं अपने बिजनेस के साथ अगर कोई ट्रांजैक्शन करता हूं तो उसका भी रिकॉर्ड बनेगा। पैसा डालूंगा तो उसका भी रिकॉर्ड बनेगा, और पैसा निकालूंगा तो उसका भी रिकॉर्ड बनेगा। समझ में आ गई बात? और इसके पीछे सिर्फ एक रीजन है, हिसाब किताब सही रहना चाहिए। अगर मालिक का हिसाब नहीं रखोगे तो मालिक मनमर्जी करेगा, कभी पैसे निकाल के ले जाएगा, कभी व्यापार में पैसा डालेगा, तो हिसाब हमेशा गड़बड़ रहेगा। इसलिए जब भी मालिक व्यापार में पैसा लगाए या व्यापार से पैसा निकाले, उसका भी हिसाब बना लो। हिसाब बनाने में तकलीफ थोड़ी है। समझ गए मेरी बात? जैसे मान लीजिए मेरे पिताजी को हिसाब रखने की आदत है, अब उन्होंने मुझको खर्चे के पैसे दिए। अब भले ही उन्होंने जो पैसे दिए वो अपने बच्चे को दिए, लेकिन हिसाब रखेंगे तो क्या लिखेंगे? बेटे को पैसे दिए, ताकि उनको याद तो रहे ना किसको दिए थे। उससे हिसाब गड़बड़ नहीं होता है। इसलिए अगर एक व्यापारी व्यापार के साथ कोई लेन देन करता है तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करना है। बोलिए, मेरी बात समझ में आ गई सबको? लिखिए एक और ट्रांजेक्शन। अब आपको ढूंढ के दिखाना है मुझे। क्लास ऑफ क्यों कर दी? क्यों कर दी? अच्छा, चल रही है क्या यार? तुम ऐसे हटा मत दिया करो यार। लिखिए एक और। 10 लाख रुपए में भवन खरीदा। 10 लाख रुपए में भवन खरीदा। भवन खरीदा। लेखांकन समीकरण पर प्रभाव बताएं।
ऑप्शन नंबर 1, संपत्तियां बढ़ेगी, संपत्तियां कम होगी, संपत्तियां बढ़ेगी व कम होगी, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। कॉमर्स हो नॉन कॉमर्स हो? कॉमर्स ही हो, ठीक है। हाँ जी, 10 लाख रुपए में भवन खरीदा, लेखांकन समीकरण पर प्रभाव बताइए। अब आपके लिए पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये भवन हमने नगद खरीदा है कि उधार खरीदा है। किसी भी चीज को खरीदने और बेचने का काम कितने तरीके से किया जाता है? 2, या तो नगद या उधार। अगर उधार खरीदा है तो व्यक्ति का हिसाब बनेगा, और नगद खरीदा है तो व्यक्ति का हिसाब नहीं बनेगा। ये आम दुनिया की बातें कर रहा हूं मैं, आपसे कुछ खास नहीं कर रहा हूं। अगर उधार में चीजें खरीदोगे बेचोगे तो उधार देने वाले या उधार लेने वाले का हिसाब बनेगा, और नगद में खरीदोगे बेचोगे तो उधारी का हिसाब बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो पहली तो ये पहचान करो कि नगद है कि उधार है। हम किसी भी लेन देन को, क्रय विक्रय के मामले में हम किसी भी लेन देन को, परचेज सेल के मामले में हम किसी भी लेन देन को उधार कब बोलेंगे? जब लेन देन में व्यक्ति का नाम लिखा हो। किसका नाम लिखा हो? व्यक्ति का नाम लिखा हो, और कैश, CASH, कैश नहीं लिखा हो। हम किसी भी लेन देन को उधार कब मानते हैं? जब लेन देन में व्यक्ति का नाम दिया जाए और कैश लिखा हुआ ना हो। अदरवाइज लेन देन को कैसा मानेंगे? नगद। कैसा मानेंगे? नगद। अब बताइए, मैंने लिखा है 10 लाख रुपए में भवन खरीदा, क्या इसमें कहीं व्यक्ति का नाम है? नहीं है, और व्यक्ति का नाम नहीं है तो लेन देन कैसा हो गया? नगद। समझ गए मेरी बात? अब मैं लैंग्वेज चेंज करता हूं। मैं कहता हूं प्रकाश से 10 लाख रुपए का भवन खरीदा। प्रकाश से 10 लाख रुपए का भवन खरीदा। बताइए, लैंग्वेज में प्रकाश का नाम है? कहीं कैश बोला? सिर्फ क्या बोला? प्रकाश से 10 लाख रुपए का भवन खरीदा, लेकिन कहीं मैंने ये नहीं बोला कि नगद खरीदा। तो व्यक्ति का नाम है लेकिन कैश लिखा हुआ नहीं है, तो लेन देन कैसा बनेगा? उधार। चलो तीसरी लैंग्वेज देता हूं। प्रकाश से नगद में 10 लाख रुपए का भवन खरीदा। प्रकाश से नगद में 10 लाख रुपए का भवन खरीदा। बताइए, लैंग्वेज में व्यक्ति का नाम है, कैश भी है। अब अगर कैश लिखा है तो मतलब ये लेन देन कैसा हो गया? नगद। तो अब हमें व्यक्ति का हिसाब, उधार का हिसाब बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? क्रय विक्रय के मामले में, खरीद बेच के मामले में व्यक्ति का हिसाब कब बनता है? जब मामला उधारी का हो। कोई भी लेन देन उधार कब मानते हैं? जब लेन देन में व्यक्ति का नाम लिखा हो लेकिन कैश लिखा हुआ ना हो। समझ में आ गई बात? जहां कुछ नहीं बताता, नगद खरीदा, उधार खरीदा, व्यक्ति का कोई नाम नहीं, कोई हिंट नहीं, तो हमेशा लेन देन को कैसा मानते हैं? नगद। तो ये भवन आपने कैसे खरीदा है? नगद। अब बताइए, अगर नगद में भवन खरीदोगे तो इसमें कौन कौन से अकाउंट आ गए? एक तो कैश आ गया और एक बिल्डिंग आ गया। बोलो, क्या ये मुश्किल है? अरे यस नो तो कर दो भाई। कैश हमारे लिए असेट है और बिल्डिंग भी हमारे लिए असेट है। अब बताओ जी, नगद में भवन खरीदा तो क्या आएगा और क्या जाएगा? कैश तो सर जाएगा और बिल्डिंग हमारे पास आएगी। तो जो जा रहा है वो संपत्ति को कम कर देगा और जो आ रहा है वो संपत्ति को बढ़ाएगा। बोलो, क्या ये मुश्किल काम है? तो एक ने संपत्ति को बढ़ाया और एक ने संपत्ति को कम किया। जवाब ये है। प्रैक्टिकल टफ नहीं है, मैं आपको फिर से कह रहा हूं। सिर्फ एक बात आपको सोचनी आनी चाहिए कि कब बढ़ेगा और कब कम होगा। अकाउंट पहचानो और बढ़ना कम होना ढूंढ लो, आप प्रैक्टिकल बहुत आसानी से कर सकते हो। जो लोग ये कहते हैं ना कि भाई नॉन कॉमर्स वाला प्रैक्टिकल नहीं कर सकता, मैं दावे से कह रहा हूं कर सकता है। और आप एक चीज समझो, जब बच्चा 11वीं में आता है तब भी तो नॉन कॉमर्स होता है भाई। बच्चा 11वीं में एंटर होता है तब भी तो नॉन कॉमर्स होता है। उसको कहाँ आती है कॉमर्स? 11वीं में आकर ही तो कॉमर्स सीखता है।
तो आपके सिलेबस में भी तो 11वीं की अकाउंटिंग है। कौन सा ही आपको एमकॉम और बीकॉम की अकाउंटिंग पढ़ा रहा है? 11वीं की तो अकाउंटिंग पढ़ा रहे हैं। तो जैसे 11वीं का बच्चा 11वीं में आके 11वीं सीख लेता है, आप भी ये मानो ना आप सीख लोगे। तो खुद को नॉन कॉमर्स मानो ही मत। आप तो मानो आपने 10th से 11th में एडमिशन लिया है, और जब 11th में बैठा है तो नया सब्जेक्ट ही तो है, बेसिक्स ही तो पढ़ रहे हैं। तो बेसिक्स तो सबके लिए सेम है, चाहे कॉमर्स हो चाहे नॉन कॉमर्स हो। इसलिए कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं और नॉन कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ना सोचें। फिर दूसरा एक इंसान के दिमाग में और बात आती है, बोले सर 11th में तो हम साल भर पढ़ते हैं, यहाँ तो आप 2.5 महीने में निपटा दोगे। अजी साल भर तो हम खींचते हैं, साल भर का सिलेबस थोड़ी है। आप मेरे पास 11वीं का बच्चा बिठा दो, मैं 1-1.5 महीने में उसका सिलेबस खत्म कर दूंगा, और वो भी बिल्कुल 100% समझा के। इतना थोड़ी है, वो तो हम साल भर खींचते हैं उसको कि प्रैक्टिस कर प्रैक्टिस कर प्रैक्टिस कर प्रैक्टिस कर प्रैक्टिस कर, उसमें टाइम निकलता है उसका। लेकिन अगर मैं उसको बिठा करके ढंग से पढ़ा दूं तो 1 से 1.5 महीने में सिलेबस ही खत्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो साल भर का सिलेबस है, आपको जो समय दिया गया है ना 2-2.5 महीने का, इनफ टाइम पीरियड है, कोई समस्या नहीं है। बस थोड़ा सा आपको पॉजिटिव होकर के चीजें सोचनी है और आप कर लोगे। लोग कहते हैं कि 25 में से 17 सही होंगे, 16 सही होंगे। मैं दावा करता हूं 25 में से 25 सही होंगे। बस आपको थोड़ा सा अटेंशन देने की नीड है, ठीक है। पिछली बार भी 25 में से 24-24, 25-25 लोगों ने सही किए हैं, और किए हैं क्योंकि उनको पता था कि काम कैसे होना है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस पे ध्यान दो, सब क्लियर है। बोलिए ये समझ में आया? बातें समझ में आई? इस पर और चर्चा करेंगे हम कल की क्लास में। अगर उधार लेता तो फिर दायित्व आता, बिल्कुल, फिर इसके जवाब बैठता नन। अगर मैं कहता प्रकाश से 10 लाख रुपए का भवन खरीदा, तो एक खाता होता प्रकाश और एक खाता होता भवन। प्रकाश बताता हमारी लाइबिलिटी को, क्योंकि हमें प्रकाश को फ्यूचर में पैसा देना पड़ता, और भवन बताता हमारी एसेट को। अब लाइबिलिटी का तो मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया, ठीक है। हाँ, फिर एक चीज हो सकती थी, अगर इन्हीं चारों में से हम बेस्ट को ढूंढें उस कंडीशन में, तो ये आंसर है। ये नहीं आएगा, फिर ये आंसर है, क्योंकि बिल्डिंग तो आपकी संपत्तियों को बढ़ाएगी ना, तो आप क्या कहेंगे? संपत्तियां बढ़ेगी। दायित्व का ऑप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन संपत्तियां तो बढ़ेगी, ठीक है। और बात हम कल करते हैं।